तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास चुनावी प्रोग्राम महासंग्राम में। जैसा कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों की, और इन 13 सीटों पर भी मतदान हो रहे हैं। लगातार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और हम लगातार अपनी सहयोगी नवजीत कौर के साथ लगातार आपको हर सीट की अपडेट देते रहेंगे। 96 सीटों की लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो है हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीटों पर, जहां पर 13 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और उन सीटों की कुछ तो जिक्र ब्रेक से पहले किया गया है, कुछ सीटों का। अब इस बार हम करेंगे फर्रुखाबाद सीट का जिक्र। यहाँ पर कौन कौन है और कैसे हैं नवजीत? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की, तो मुकेश राजपूत बीजेपी से है और नवल किशोर शाक्य जो है वो बसपा से है और कांति पांडे जो है बीएसपी से है। क्रांति पांडे बीएसपी से, नवल किशोर शाक्य सपा से साइकिल पर सवार हैं और मुकेश राजपूत जो है ये बीजेपी से। मुकाबला है फर्रुखाबाद का, महामुकाबला 2024। जनता लगातार इनको वोट कर रही है सुबह 7 बजे से। अब इनके पक्ष में कितना वोट जाएगा ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, अब मतदाताओं के बारे में भी थोड़ी सी जिक्र करने नजर डालें। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि सबसे पहले कुल कितने मतदाता, तो 17,13,558 कुल मतदाता हैं। इनमें से पुरुषों की बात की जाए तो 9,24,260 पुरुष मतदाता है। महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 7,89,298 महिला मतदाता यहाँ पर है, जो आज सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। तो कुल मतदाता 17,13,558, पुरुष मतदाता 9,24,260, महिला मतदाता 7,89,260। बिल्कुल, ये इतने मतदाता हैं। अब रुख करेंगे हम अपने संवाददाता तौफीक फारूकी के पास फर्रुखाबाद से। हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। हालांकि फर्रुखाबाद जनादेश का जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन जो तौफीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तौफीक फारूकी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है फर्रुखाबाद सीट की, मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है? सर, आपको हम बताना चाहेंगे फर्रुखाबाद की जिले की बात की जाए, मतदाता जो मतदान तो चलिए साथ मतदान उन्होंने अपने घर से जो निकलते हुए उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि आपने उनसे पूछा है कि आप जो एक वोट डाल रहे हो, वोट जो किस मुद्दे पे डाल रहे हो, तो उन्होंने मुद्दे की बात बताते हुए कहा है कि मुझे सिर्फ विकास चाहिए, विकास के नाम पे मैंने वोट किया है, ये पूरी बात है। तो यहाँ पर मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है? मतदान केंद्रों पर मुद्दे की जब मुद्दे की बात उनसे पूछी गई है तो उन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद में काफी समय से विकास नहीं हुआ है। वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मुकेश राजपूत जो है, समझे 2 बार के सांसद है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया है, तीसरी बार। तो उसके चलते जब मतदाताओं से बात की हुई, जो काफी मतदाता जो है मुकेश राजपूत से नाराज भी हैं, और उनसे चलते जब बात की तो उन्होंने देखा कि आप चलिए अब देखना होगा नाराज हैं या खुश हैं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो भी है, जो जिन परिस्थितियों में वोटिंग हो रही है, और समाजवादी पार्टी से जो टक्कर दे। जी तौफीक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तौफीक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, तो अब ये फर्रुखाबाद सीट, यहाँ से जो है हमारे संवाददाता की आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, तो हम अब रुख करेंगे अगली लोकसभा सीट का। जो अगली लोकसभा सीट है हरदोई की हम अगर बात करें तो हरदोई की बात करेंगे। हरदोई लोकसभा सीट, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं कि क्या स्थितियां हैं हरदोई की, कौन कौन मुकाबले में है। नवजीत। बिल्कुल, तो बीजेपी से बात की जाए तो जयप्रकाश रावत है और कांग्रेस उषा वर्मा है।
वहीं अगर बीएसपी की बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर तो यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और तस्वीरों के साथ साथ जो है उनके चुनाव चिन्ह भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो जयप्रकाश रावत, उषा वर्मा कांग्रेस यानी कि इंडी गठबंधन से अगर जो कहा जा सकता है, भीमराव अंबेडकर यहां पर बसपा से चुनाव मैदान। हाँ, अब जनादेश की माफ कीजिएगा, मतदाताओं की अगर जो हम बात करें तो कुल मतदाता बिल्कुल, तो आपको बता दें कि हरदोई में कुल कितने मतदाता, 18,07,119 कुल मतदाता। इनमें से पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 8,25,832 पुरुष मतदाता है। वहीं महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 9,81,231 महिला मतदाता यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि अगर जो गौर कीजिए तो महिला मतदाताओं की संख्या अधिक यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो अब हम रुख करेंगे कानपुर सीट की। कानपुर सीट की तरफ अगर जो हम रुख करते हैं, कानपुर लोकसभा सीट के बारे में भी हम थोड़ी सी बता दें कि किनके बीच मुकाबला है। बिल्कुल। और कितने मतदाता हैं, अपने दर्शकों को हम ये बता दें। तो कानपुर लोकसभा सीट, तो चलिए कानपुर लोकसभा सीट के बीच मुकाबला किनके बीच है? बीजेपी से रमेश अवस्थी हैं और कांग्रेस आलोक मिश्रा और कुलदीप भदौरिया बीएसपी से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। यानी कि इंडी गठबंधन, यहाँ सपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। आलोक मिश्रा यहाँ कांग्रेस में हैं, रमेश अवस्थी यहाँ पर बीजेपी से हैं और कुलदीप भदौरिया जो है वो बीएसपी से हैं और रमेश अवस्थी बीजेपी से हैं। तो ये महामुकाबला। यहाँ पर मतदाता कितने हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल, ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार हम जो है बता देंगे कि कितने यहाँ पर मतदाता हैं, जिसमें से महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुल 16,52,314 कुल मतदाता हैं। इनमें से पुरुषों की बात की जाए तो 8,80,007 पुरुष मतदाता है और 7,72,180 महिला मतदाता यहाँ पर हैं। बात करें शाहजहांपुर लोकसभा सीट की, तो शाहजहांपुर लोकसभा सीट में जो स्थितियां हैं, मुकाबला किनके बीच है ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किनके बीच मुकाबला है। शाहजहांपुर लोकसभा सीट, शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बीजेपी की बात की जाए तो अरुण सागर यहाँ से है और ज्योत्सना गोंड वो जो है कांग्रेस से है और डॉक्टर जो है दोदराम वर्मा बीएसपी से हैं और ज्योत्सना गौड़ जो हैं ये इंडी गठबंधन से यानी कांग्रेस से यहाँ पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है। अरुण सागर यहाँ पर जो है शाहजहांपुर से चुनाव मैदान में है बीजेपी से। अब सीतापुर की भी बात कर लिया जाए, लगे हाथ सीतापुर की भी अगर जो बात कर लें तो सीतापुर में मुकाबला किनके बीच है ये देख लेते हैं। सीतापुर में मुकाबला जो है राजेश वर्मा बीजेपी से हैं, राकेश राठौर ये कांग्रेस से हैं और महेंद्र सिंह साक्य यहाँ बीएसपी से हैं। तो महेंद्र सिंह यादव बीएसपी से। बिल्कुल, तो जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं, आपको तस्वीरों के नीचे चुनाव चिन्ह भी नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी से बात की जाए तो राजेश वर्मा है और कांग्रेस से राकेश राठौड़ है और महेंद्र सिंह यादव बीएसपी से। यहाँ पर भी इंडी गठबंधन का असर देखने को मिल रहा है। देवेंद्र जी बिल्कुल, अगर जो देखा जाए, अगर जो मतदाताओं की बात करें तो यहाँ कितने मतदाता हैं सीतापुर में? जी बिल्कुल, ग्राफिक्स के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि कुल यहाँ पर कितने मतदाता हैं, इनमें से कितनी महिलाएं मतदाता हैं और कितने पुरुष मतदाता हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 17,42,000 यहाँ पर कुल मतदाता। इनमें से बात की जाए तो पुरुष मतदाताओं की 9,36,000 यहाँ पर जो है पुरुष मतदाता है और 8,06,000 यहाँ पर जो है महिला मतदाताओं की संख्या बताई जा रही है। जी, अब इसी हिसाब से अगर जो हम रुख करें, जो जिन सीटों की हमने बात नहीं कर पाई है ब्रेक से पहले, उन सीटों पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। जहां तक खीरी है, इटावा है, बहराइच है और धौरहरा जी हाँ, खीरी लोकसभा सीट की अगर जो हम नजर दौड़ाएं तो खीरी लोकसभा सीट में मुकाबला किनके बीच है?
बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि खीरी में किस किस के बीच में मुकाबला है। टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अजय मिश्रा टेनी ये जो है बीजेपी से है और उत्कर्ष वर्मा ये साइकिल चलाते हुए सपा से नजर आ रहे हैं और बीएसपी से अंशय कालरा जी अंशय कालरा रॉकी यहाँ से बीएसपी से हैं और अजय मिश्रा टेनी ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं। अजय मिश्रा टेनी जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों को कुचलने और इस तमाम विवादों में आने के बाद जो है अजय मिश्रा टेनी पर बीजेपी ने विश्वास एक बार फिर से भरोसा जताया है। हाँ, और इसलिए ये हॉट सीट भी हो गई है। देखना होगा कि अब इस बार की क्या स्थिति होती है। बिल्कुल, अजय मिश्रा टेनी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, उत्कर्ष वर्मा यहाँ से साइकिल पे सवार हैं यानी कि सपा से हैं। अगर जो ये बात देखा जाए कि अजय मिश्रा टेनी की तो बगैर क्या जनता में इनकी क्या साख है, किसानों के बीच क्या है, ये इस बार पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर कितने मतदाता हैं खीरी में? बिल्कुल, ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से जो है हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो आपको बता दें कि खीरी लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 18,62,479 यहाँ पर जो है वो कुल मतदाता है। इनमें से महिला और पुरुषों की बात की जाए तो 9,87,644 पुरुष मतदाता है, 8,74,783 महिला मतदाता यहाँ पर हैं। तो ये महिलाओं की बात हो गई, मतदाताओं की बात हो गई। अब इटावा की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल, इटावा। अब हम आगे ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि इटावा में किस किस के बीच में जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, कौन कौन प्रत्याशियों को। तो यहाँ देखिए ये जो महत्वपूर्ण देखिए बीजेपी से जो है रमाशंकर कठेरिया जी ये महत्वपूर्ण नेता है और सपा से उषा वर्मा यहाँ पर और सारिका सिंह बघेल जो है यहाँ से बीएसपी से। बिल्कुल, तो ये चीजें देखने को मिल रहा है। तस्वीर थोड़ी सी कुछ अजीब ही है, कोई बात नहीं। रमाशंकर कठेरिया जो यहाँ पर हैं ये बीजेपी से हैं और सपा से उषा वर्मा यहाँ पर चुनाव मैदान में है। तो रुख करेंगे अब दूसरी लोकसभा सीट की ओर, बहराइच। हाँ, माफ कीजिएगा, मतदाता बता दें हम आपको इस लोकसभा सीट पर कितने मतदाता हैं। बिल्कुल, तो इटावा लोकसभा सीट पर अब हम बताएंगे कि कुल कितने मतदाता हैं, जिनमें महिला और पुरुषों की संख्या भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 17,57,984 कुल यहाँ पर मतदाता है। इनमें से पुरुष मतदाता 8,01,062 है और महिला मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ पर 9,56,888 है। यहाँ पर ये एक चीज फिर देखने को मिल रही है कि इटावा में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, काफी राजनीति में हिस्सा ले रही हैं। अब देखा जाए बहराइच की अगर जो बात की जाए, बहराइच लोकसभा सीट की, तो बिल्कुल ग्राफिक्स के माध्यम से ये बता देंगे कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं और जो है सबसे पहले ये बताएंगे कि प्रत्याशी कौन कौन है। तो बीजेपी से आनंद गोंड को जो है मैदान में उतारा गया है। रमेश गौतम जो है वो साइकिल पर सवार होकर सपा के प्रत्याशी आपको नजर आ रहे हैं और डॉक्टर ब्रजेश सोनकर बीएसपी से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। तो कड़ा मुकाबला देखना होगा कि आनंद गोंड, रमेश गौतम और डॉक्टर ब्रजेश सोनकर के बीच जो है कड़ी टक्कर है। देखने वाली बात है कि कौन बाजी मारेगा, किनके पक्ष में मतदान होगा। लेकिन अब मतदाता जो कि निर्णय कर रहे हैं लगातार सुबह 7 बजे से, कितने मतदाता हैं, कितने स्त्री, कितने पुरुष। बिल्कुल ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे कि बहराइच में कुल कितने मतदाता हैं, जिनमें से महिला और पुरुषों की संख्या बताएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं कि 24,65,344 यहाँ पर कुल मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं 13,10,867 पुरुष मतदाता है, 11,54,318 यहाँ पर कुल महिला मतदाता हैं। तो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हमने आपको बताया कि बहराइच में कुल कितने मतदाता हैं और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही लगातार जो है मतदाता मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ ये जो सभी जो 13 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, इनमें किनके बीच ये फाइट है, यानी कि कौन चुनाव मैदान में हमने आपको बता दिया और साथ ही साथ कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आज करने वाले हैं। बिल्कुल, ये हमने आपको बताया। अब हम रुख करेंगे अपने
संवाददाता की तरफ और ब्यूरो हेड भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ प्रांजल मिश्रा जो हैं कानपुर से और प्रशांत ब्यूरो हेड लखनऊ हमारे साथ हैं और इनके पास तो पूरे उत्तर प्रदेश की 13 सीटों की जानकारी लगभग आ रही है, तो हम उन सीटों की जानकारी लेंगे। ज़्यादा संख्या में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, तो हमें लग रहा है कि जो हमारे पास अभी सीटें हैं फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, मिश्रिख और शाहजहांपुर, सीतापुर जी, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे अपने ब्यूरो हेड, लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव के पास। प्रशांत राव, जैसा कि 13 लोकसभा सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, इस समय स्थितियां क्या हैं मतदान केंद्रों की? आपके पास तो 13 लोकसभा सीटों से लगातार सारी चीजें, सारी जानकारियां आपके पास आ रही होंगी, तो क्या स्थितियां हैं, कहां की क्या स्थिति है, और खासकर कन्नौज का भी बता दीजिएगा क्योंकि वो हॉट सीट है। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, 2021 की चौथे चरण के चुनाव प्रचार और उत्तर प्रदेश में सभी दल कमर कसे हुए थे और आज क्योंकि चौथे चरण में चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पहले से पूरी कर रखी थी। मतदान लगातार जारी, आप पीछे देख सकते हैं ये इटावा लोकसभा का जो क्षेत्र है जहां बूथ संख्या 237 पर हम लोग खड़े हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं लगातार जो मतदान कर्मचारी है वो सक्रिय है, सभी पोलिंग स्टेशन पर जाकर वहां चेक कर रहे हैं, किसी भी मतदाता को कोई परेशानी ना हो उसको लेकर, चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट हो या अन्य जो अधिकारी हो, विजिट कर रहे हैं। और मतदाताओं के लिए भी अब की बार काफी व्यवस्थाएं की गई है, छायादार जगह पर उनको मतदान कराया जाए और इसके साथ ही पेयजल की व्यवस्था कराई गई है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था कराई गई है, जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी यहाँ व्हील चेयर की व्यवस्थाएं कराई गई है। पुलिस प्रशासन भी पूरी चौकसी से यहाँ मौजूद है। पोलिंग स्टेशन पर किसी भी तरीके से किसी मतदाता को या आम नागरिक को कोई परेशानी ना हो उसको लेकर जो पुलिस जवान है वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। पूरी सख्ती के साथ मतदान निष्पक्ष तरीके से कराया जा रहा है। और अगर स्थितियों को देखा जाए तो कई, अगर कानपुर नगर की बात की जाए या हरदोई की बात की जाए, इसके साथ ही अकबरपुर लोकसभा की बात की जाए, तो कहीं ईवीएम बंद होने की शिकायतें आई थी, मशीन गड़बड़ होने की शिकायतें आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तत्काल वहां के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए ईवीएम बदलाने कर वहां मतदान शुरू कराया है। इटावा लोकसभा में क्योंकि मैं खड़ा हूं तो ऐसे में यहाँ पर जो देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के रामशंकर कठेरिया जो वर्तमान में सांसद हैं और वही दोबारा प्रत्याशी बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। तो समाजवादी पार्टी से यहाँ जितेंद्र दोहरे चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से यहाँ सारिका बघेल चुनाव मैदान में है। तो यहाँ स्थिति जो है वो त्रिकोणीय बनी हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि सुबह से मतदाताओं में काफी आप जोश दे सकते हैं। अभी क्योंकि मौसम ने करवट बदली है, छिटपुट बारिश भी हुई है, हवाएं भी तेज चली हैं, तो धूप थी वो कम हुई है, तो ऐसे में मतदान प्रतिशत भी इन सीटों पर बढ़ना लाजमी हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ मौसम का मिजाज बदला है, जो वृद्ध वोटर हैं वो भी लगातार वोट डालने पहुंच रहे हैं। जो एक स्लोगन दिया गया था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, उस पर यहाँ काम हो रहा है। तो सबसे अच्छी खूबसूरत तस्वीर है ये लोकतंत्र की कि लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र में हिस्सेदारी कर रहे हैं। और सबसे खास बात इस बार की है कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। पुलिस प्रशासन या जो पोलिंग पार्टी है पूरे निष्पक्ष तरीके से यहाँ वोटिंग करा रही है। सुबह से भी अभी कहीं जो इटावा लोकसभा का सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी की अभी शिकायत नहीं आई है, ना ही कोई सूचना भी चुनाव आयोग को पहुंची है। तो ये जो स्थितियां हैं ये बता रही हैं कि इस बार चौथे चरण में जो है वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो वहीं अगर हरदोई की बात कर ली जाए तो हरदोई में भी लगातार जो है वोटिंग जारी है। और इसके साथ ही अगर ये बात ध्यान रखी जाए कि जो लखीमपुर खीरी सीट है वो दिलचस्प सीट है। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए भी सबसे चुनौती भरा है क्योंकि यहाँ पर जो है उषा वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से अंशे कालरा मैदान में डटे हुए हैं। तो एटा की बात कर ली जाए तो एटा में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह दूसरी बार चुनाव मैदान में है। उनके लिए भी चैलेंज है कि किस तरीके से वो अपनी सीट यहाँ बचा सकते हैं। हालांकि दिलचस्प मुकाबला है। 13 जनपदों की 13 लोकसभा क्षेत्रों में यहाँ पर आज मतदान हो रहा है। मतदाताओं में काफी उत्साह है। मौसम ने करवट बदली है, उससे भी जो लोग राहत पा रहे हैं क्योंकि गर्मी और इसके साथ जो तेज धूप थी उससे थोड़ी राहत है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। जी मजबूत होगा। हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। चलिए आपको रोकना चाहेंगे देवेंद्र जी,
खबर आ रही है तो आपको बता दें कि उज्जैन से मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वोट डाला है और आपको बता दें कि फिंगर के बूथ नंबर 60 पर किया मतदान। तो बड़ी खबर आपको जी माफ कीजिएगा, तो वहीं पर फ्रीजन के बूथ नंबर 60 पर मतदान किया। 29 सीट जीतने का दावा भी किया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, दावा तो लगातार होते रहेंगे, लेकिन टक्कर भी है। मध्य प्रदेश के सीएम यादव ने, मोहन यादव ने वोट किया। तस्वीरें देख सकते हैं, कितने खिले हुए चेहरे हैं, कमल की तरह खिल रहे हैं इनके चेहरे। देखिए मतदान क्या कुछ कहा है मतदान के बाद, आइए। इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सब कुशल मतदान किया और मैं सबसे अपील करता हूं अधिकतम मतदान करें। और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की मांग 29 की 29 सीटें जीत करके भाजपा को देंगे। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मंदसौर से है, जहां एमपी के डिप्टी सीएम देवड़ा ने वोट डाला है। अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है और आपको बता दें कि लोगों से भी वोटिंग करने की अपील की है। बड़ी खबर मंदसौर से बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जनता से भी अपील की है कि अपने मत का प्रयोग करें। तो एमपी के डिप्टी सीएम देवड़ा ने मताधिकार का प्रयोग किया है। क्या कुछ कहा है इसके बाद, आइए। उत्साह दिखा मुझे मध्य प्रदेश में जो अभी चरण जो है, आज का जो चरण है मतदान का, उसमें मुझे अपार उत्साह दिखा है। लोकतंत्र के प्रति अटूट विश्वास है और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, ये मेरी अपील है, प्रार्थना है। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई है, यही प्रार्थना किए हैं देवड़ा जी। और मतदान भी किया, परिवार के साथ यहाँ पहुंचे थे, मतदान किया और लोगों से मतदान करने की अपील की। अब हम चलिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से है, जहां फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने वोट डाला है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है उन्होंने आपको बता दें कि मतदान किया है और बारामूला लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं उमर चुनाव। जनता से मतदान करने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला जी। तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने वोट डाला है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला। तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने वोटिंग की है। आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बाइकआउट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और खासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा वर्कर्स को, इन्होंने इन 2 दिनों में तो आरोप भी लगा दिए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां आपको बता दें कि मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्र पॉल ने मतदान किया है, लोगों से मतदान करने की अपील की है। बिल्कुल, तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ने मतदान किया है और लोगों से भी मतदान करने की उन्होंने अपील की है। ये वही अग्निमित्र पॉल हैं जो कि बीजेपी। चलिए एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां आपको बता दें कि जगन्नाथ सरकार ने किया मतदान। रानाघाट में भाजपा उम्मीदवार, कहा लोकतंत्र खतरे में, ऐसा कहा है उन्होंने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे पश्चिम बंगाल से, जहां जगन्नाथ सरकार ने मतदान किया है। रानाघाट से भाजपा उम्मीदवार ने कहा यहां लोकतंत्र खतरे में है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा है और लोकतंत्र खतरे में, ऐसा उनका बयान निकलकर सामने आया है। तो क्या कुछ कहा है ये? मेरे तरफ से जितना रिपोर्ट करना चाहिए कर रहा हूं। क्विक एक्शन टीम है लेकिन क्विक रिस्पांस नहीं ले रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है।
इसलिए बोलूँगा ये जल्दी करना चाहिए, उनका जो नाम है नाम के अनुसार काम करना चाहिए। अच्छा, कल कुछ घटनाएं घटी थी यहाँ पर नदिया जिला में, कुछ आपके पार्टी कर्मियों को घर पे ये हमले वगैरह हुए, तो क्या कहेंगे इस पे आप? तो बंगाल का हाल सबको जानकारी है। यहाँ वो प्रशासन लेकर वो आदमी गुंडागर्दी करके ही वो चुनाव में जीतने के लिए प्रयासी होता है। वो पंचायत चुनाव में इतना बिगड़ आया, वो जो मतदाता ने अपना मतदान नहीं कर पाए। मतदान करने के बाद भी तो ये थे रानाघाट से भाजपा उम्मीदवार। और चलिए एक और बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी परमार धरने पर बैठे हैं। धरने पर आपको बता दें कि मतदान केंद्र के बाहर बैठे हैं महेश, महिला पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाए। बिल्कुल, तो उज्जैन से बड़ी क्या खबर आरोप लगाया है इन्होंने, ये देखने वाली बात होगी। और धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं धरने पर, क्या कर दिया महिला पीठासीन अधिकारी ने, आइए सुनिए। रूप से अपील कर रही थी कि आप भाजपा मोदी मोदी, जब हमारे मतदाता बंधु ने, हमारे कार्यकर्ता साथियों ने इसके विरोध किया, वीडियो बनाया, तो जब यहाँ से भागी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बोखलाहट डर है, जिस तरह से मतदाता बंधुओं का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, कहीं न कहीं भाजपा में डर है। तो ये थे धरने पर बैठे हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशी उज्जैन से। तो अब रुक करते हैं अपने संवाददाताओं की तरफ। हमारे संवाददाता, चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है देवेंद्र जी। तो इस वक्त की जो है बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने वोट डाला है। आज देश का मूड इस देश की प्रगति के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां सतीश महाना ने वोट डाला है, ये मतदान भारत के भविष्य के लिए है, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है महाना ने, सुन लेते हैं। देखिए, आज देश का मूड इस देश की प्रगति के लिए है। विगत 10 वर्षों के अंतर्गत जो देश ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का, विकास का, विश्वास का। भारत जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, दुर्भाग्य से पीछे होता चला जा रहा था। उस और फिर आगे बढ़ने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, जो 10 वर्षों के अंतर्गत विकास नजर आया है, जो 10 सालों के अंतर्गत गरीब की चिंता होती हुई नजर आई है, जो 10 सालों तक महिलाओं की सुरक्षा होती हुई नजर आई। तो ये सतीश महाना जिन्होंने मतदान किया है विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र से जहां मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने जो है वोट डाला है और कहा कि मतदाताओं की बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। फिर से जो है उन्होंने ऐसा कहा है कि एक बार मतदाताओं की बॉडी लैंग्वेज जो है उन्हें दिख रही है। फिर से पीएम मोदी को मतदान करने की होड़ में है लोग, ऐसा उन्होंने कहा है। सुनिए क्या कुछ है। लैंग्वेज रीड करना सीखो, तो बॉडी लैंग्वेज ये दिखा रही है कि लोगों में मोदी जी को फिर से पंतप्रधान करने की होड़ लगी है। तो बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं मंत्री चंद्रकांत पाटिल और उसके अनुसार ये अनुमान लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करने के लिए लोगों में, यानी कि मतदाताओं में होड़ लगी हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मतदाताओं की बॉडी लैंग्वेज बता रही है, तो देखते ही उन्होंने जो अंदाजा लगा लिया है। अंदाजा कितना सही होगा ये तो बाद में देखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि खरगोन से जहां बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने वोट डाला है, परिवार के साथ बीजेपी प्रत्याशी ने मतदान किया है। मतदान क्रमांक 183 पर पहुंचकर मतदान किया है उन्होंने। तो बड़ी खबर बता रहे खरगोन से जहां बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने अपने मत का प्रयोग किया है, वोट डाला है, परिवार के साथ में जाकर मतदान क्रमांक 183 पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया है। तो बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने वोट डाला है, परिवार के साथ बीजेपी प्रत्याशी ने मतदान किया है। मतदान क्रमांक 183 पर मतदान किया।
एक बड़ी खबर आ रही है। चलिए इसी बीच एक और जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है तेलंगाना से, जहां बीजेपी उम्मीदवार बंदी संजय ने मतदान किया है, अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया है। आपको बता दें कि करीमनगर से भाजपा में मौजूद सांसद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना से आ रही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी ने मतदान किया है, अपने परिवार के साथ पहुंचकर उन्होंने मतदान किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अपने संवाददाता के पास चलते हैं, रुक करते हैं बिल्कुल अपने संवाददाताओं के पास। हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ब्यूरो हेड हमारे प्रशांत राव को आप जानते ही हैं। अभी पूरी खबरों का ब्यौरा इन्होंने दिया था पूरे लोकसभा सीटों का, जो 13 की 13 उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। साथ ही साथ अब अगर जो बात करें तो मिस्ट्रिक से हमारे साथ मुकेश गौतम हैं जुड़े हुए। रिजवान माफ कीजिएगा, रुस्तम मिश्रा संवाददाता हैं सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रांजुल मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम रुख करेंगे पहले रुस्तम मिश्रा की तरफ। रुस्तम, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्रों की स्थिति क्या है। रुस्तम, कि यह मतदान केंद्रों की स्थिति बिल्कुल जो है बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है। हम इस समय जो है कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर में मौजूद है। यहाँ पर दिव्यांगों के लिए काफी कुछ व्यवस्था की गई है, और जो छाव है, मतलब जो यहाँ पे मतदाता आ रहे हैं सही तरीके से उसका व्यवस्था के बीच वो वोट डाले। यहाँ पर अगर बात की जाए जो है कई अन्य तरीके से यहाँ पर दिव्यांग है, व्हील चेयर भी रखी है, उसके सहारे से जो मतदाता है उनको ले जाकर वोट डलाया जा रहा है। जी चलिए, तो आप जो है बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे साथ प्रांजुल मिश्रा संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ अभी मतदान केंद्रों पर स्थिति बनी हुई है और मतदाताओं में कैसा उत्साह नजर आ रहा है मतदान को लेकर। जी नवजोत, देखिए आपको बताना चाहूंगा, कानपुर में आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ एकत्र होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बात अगर कानपुर की जाए तो कानपुर में लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान का प्रतिशत बेहद ही पुअर रहा था। करीब 43% मतदान हो पाया था, जिसकी वजह से इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चाहे शहरवासी हो, चाहे यहाँ के आलाधिकारी हो, सभी ने, चाहे समाज सेवी हो, चाहे यहाँ के नेता हो, चाहे अधिवक्ता हो, सभी ने एक अपील की है और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए यहाँ से कोशिश की है कि लोग घरों से निकले और मतदान करें। लोगों में अगर उत्साह की बात की जाए तो लोग अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र पर पहले से ही खड़े हो गए थे। मतदान केंद्र का गेट नहीं खुल पाया था, 40-50 की संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे। जैसा कि आपने अभी हमारे विजुअल में भी देखा होगा, हमारे टीवी स्क्रीन पर विजुअल चल रहे थे, उसमें भी जनता ने देखा होगा कि कैसे लोग कतार लगा के खड़े हो गए थे। मतदान केंद्र का गेट नहीं खुल पाया था, लेकिन लोग उत्साह में वोट डालने के लिए पहुंच गए थे। कानपुर का मौसम क्या कह रहा है प्रांजुल? कानपुर का मौसम क्या कह रहा है? कानपुर के मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गर्मी के कारण लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते हैं। और एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि दोपहर में मौसम गर्म हो जाता है, तो गर्मी की वजह से लोग नहीं निकल पाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सुबह ही जल्दी निकल करके वोट डालने निकल जा रहे हैं, ताकि लोगों को ज्यादा समस्या ना हो वोट डालने में और गर्मी में भी ना झुलसे। क्योंकि अच्छा, मतदान केंद्रों पर भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, मतलब छांव की व्यवस्था की गई है, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था की गई है। और अगर चुनावी मौसम की अगर हम बात करें तो मतदान केंद्र पर बुजुर्गों को लाने के लिए कई वाहन लगे हैं, जो उनको उनके घर से ला करके वोट डलवा रहे हैं। क्योंकि इस बार कानपुर के जो आला अधिकारी हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनकी एक मंशा रही है कि किसी तरह से कानपुर का जो मतदान प्रतिशत है इसको बढ़ाया जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए। क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा फिसड्डी साबित हुआ था। ऐसे में अगर हम बात करें अकबरपुर लोकसभा की, तो अकबरपुर लोकसभा अभी भी कानपुर लोकसभा से आगे चल रहा है। यहाँ पर मतदान प्रतिशत अभी कानपुर अकबरपुर से पीछे चल रहा है। ऐसे में गर्मी की वजह से लोग घरों से कम निकल रहे हैं और 2 दिन की छुट्टी पड़ गई है। हो सकता है कुछ लोग घूमने के लिए भी निकले हैं, इस वजह से मतदान प्रतिशत गिर जाता है।
ऐसे में वोट पड़ना बड़ी चीज है। चुनावी मौसम की अगर हम देवेंद्र बात करें तो चुनावी मौसम बेहद ही यहाँ पर गहमा गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि रमेश अवस्थी जो पत्रकार रहे हैं, एक राष्ट्रीय चैनल में दिल्ली में पत्रकारिता करते रहे हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। 2019 से भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सत्ता ले ली थी, और आलोक मिश्रा कद्दावर नेता रहे हैं जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस में इसके पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। चूंकि रमेश अवस्थी कानपुर से नया चेहरा माने जा रहे हैं, लोगों का कहना है इसको लेकर के प्रकाश शर्मा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं, उन्होंने आवाज भी उठाई थी प्रत्याशी को बदल दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ के कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए आए थे, रोड शो किया, और सभी विधायकों को एक जिम्मेदारी सौंपी कि किसी भी तरह से ये जो सीट है निकलनी चाहिए, क्योंकि 2019 की लोकसभा सीटों में सभी जो 13 लोकसभा सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीते थे, लेकिन इस बार जो 4 सीटें हैं उनको लेकर के एक खतरा बढ़ गया है। ऐसे में ठीक है प्रांजुल, हम आपके पास आएंगे, हम रुख करेंगे मुकेश गौतम के पास, मिस्त्रिक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, मतदान केंद्र की क्या स्थिति है वहां पर? जी देवेंद्र जी, मैं आपको बता, यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्रों उचित व्यवस्था की पारा वॉशरूम की व्यवस्था और दिव्यांग जनों की व्हील चेयरों की व्यवस्था कराई गई है, और यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं देखे जिससे किसी कोई भी उपद्रव ना कर सके। मतदान केंद्रों पे जो बनाए वो आकर अपना वोट डाल रहे हैं, और जिस समय में आदमी कम होती है, और इसी वजह से यहाँ पर मतदान केंद्र पर आ रहे मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें कि युवा बढ़ चढ़ कर रहा है, बुजुर्ग भी और खासकर महिलाएं भी देखी। चलिए, चूंकि अब लगातार चर्चाएं हो रही हैं, आप लोग नजर बनाए रखिएगा मतदान केंद्रों पर क्या स्थितियां हैं, ईवीएम की क्या स्थिति है, मतदाताओं की क्या स्थिति है। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्द ही हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।